इस सीरीज के थर्ड सीजन में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में एवरमाइन में लैंड ऑफ डॉर्फ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि मोनार्ची हट गया था और वहां पर डेमोक्रेटिक घोषणा हो गया था और ये एक रिपब्लिक काउंट्री बन गई होती है। और इस डॉर्फ के लैंड में यहाँ पर एक नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गया था और वो प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने जनता को वो भाषण दे रहा होता है। और उस प्रेसिडेंट को वहाँ पर भाषण देते हुए वहाँ का पुराना किंग वो देख रहा होता है और वो अपने आप से ही कहता है डॉर्फ्स के इस लैंड में क्या ही हिस्टोरिक ट्रेजरी हो रही है। और इस डॉर्फ का किंग का नाम होता है पोर्टकोल ग्रेनाइट। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है यहाँ पर कोई किंग नहीं बल्कि यहाँ पर एक घटिया इलेक्शन के द्वारा यहाँ पर एक सोकल प्रेसिडेंट चुना गया है। ये सोचना कि इस किंगडम पर उन लोगों का राज होगा जिनका कि कोई भी ट्रेडिशनल रूट ही नहीं है। किसी ने मेरी पीठ पीछे कुछ गंदी चालें चली होगी, अदरवाइज एवरमाइन के ड्वार्फ्स इस तरह से रैम्पेज नहीं हो सकते। और बाकी सभी ड्वार्फ्स के फेस को देख के हम ये कह सकते हैं कि इन सभी को कंट्रोल किया जा रहा है और वो कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, ये हमारा किंग ही होता है। और इस तरफ वो किंग कहता है मैं खुद ही एवरमाइन के सभी लोगों को इस क्राइसिस से बचाऊंगा। और वो बाहर किसी को बुलाते हुए कहता है क्या कोई बाहर है, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो क्योंकि हम अभी अपने एलाई किंगडम द किंगडम ऑफ ग्रैंड कॉन्टेन में जाने वाले हैं। लेकिन उस किंग के बुलाने के बाद भी बाहर से कोई भी जवाब ही नहीं आता और बाहर से कोई भी जवाब ना मिलने के कारण वो किंग गुस्से से कहता है सोचा जाए अगर कि ये सेंचुरी से चली आई ये ओल्ड पावर सिर्फ 6 महीने के अंदर ही ऐसे बर्बाद हो जाएगी। इतने में वो दरवाजा खुलने लगता है और उस दरवाजे को खोलते हुए देख के वो किंग वो एक्साइटेड होकर कहता है मैं जानता था अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो कि इस क्राउन से वफादार हैं। लेकिन अचानक से ही वो चौंक जाता है क्योंकि उस दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि यह हमारा किंग ही अंदर आया होता है। और वो बड़ी ही भयानक तरीके से उस किंग को देखते हुए कहता है सो यहाँ पर हो तुम दूसरे सिर। और किंग के इस भयानक रूप को देखते हुए वो किंग वो डरते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की। वो इतना कहता ही है, इतने में किम वो बड़ी ही बेरहमी से उसका सिर ही काट देता है। और उस ड्वार्फ के किंग को मारने के साथ ही हमारा सीन सीधे ही ग्रैंड कॉन्टेन की एम्परर की ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर एडवर्ड वो अपना काम कर रहा होता है। और इतने में ही वहाँ पर किम दरवाजे को खोलते हुए आ पहुंचता है और किम को ऐसे आते हुए देख के एडवर्ड वो चौंक जाता है, जबकि किम वो उस ड्वार्फ के किंग के हेड को दिखाते हुए कहता है क्या तुम श्योर तो हो ना कि इस तरीके के शब्दों का गेम काम करते हैं। एडवर्ड कहता है इसको गॉडेस के द्वारा वेरीफाइड किया गया है, किंग्स प्रेसिडेंट से अलग होते हैं। जिस पे किम कहता है ओह अच्छा ऐसा है, वैसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्रेन वॉशिंग के सभी टेक्निक है वो अभी एडवांस हो गए हैं। एडवर्ड कहता है हाँ ये पूरा लगभग हो ही गया है, जहाँ तक कि हमारे प्लान का सवाल है हमने दूसरे सिर को भी ऑब्टेन कर लिया है और सभी रिसर्च रिजल्ट्स वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है ब्रो। उसकी यह बात सुन के किम वो कुछ भी समझ नहीं पाता, जबकि एडवर्ड वो उसके समझाते हुए कहता है तुमने पोर्ट स्टील के बारे में सुना है ना, ये उन देशों में से एक है जिसने ग्रैंड कॉन्टेन के तानाशाही के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया है और एकमात्र कंट्री जिसे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज दी गई है। इसका कारण ये उसका जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये एक परफेक्ट लोकेशन था जहाँ पर शिप अपने सप्लाईज को रख सकते हैं वॉर के दौरान। और ये जगह एक ट्रेड करने के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है। और लेकिन पोर्ट स्टील के पास भी अपना ही एक हिस्ट्री था जहाँ पर उनको दबाया जा रहा था उनकी नेबरिंग कंट्री अल्बा फ्लूम के द्वारा। और अभी अल्बा फ्लूम वो बहुत ही वीक हो चुका है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही इन्वेशन हो रहा है। बड़े पैमाने पर रेबल फोर्सेस पोर्ट स्टील में अभी आतंक मचा रहे हैं और ये किंगडम अभी भी बहुत ही अनस्टेबल है। और अगर पोर्ट स्टील मेरे चेहरे पर ही फंस जाए तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। और जब तुम अपने वेकेशन पर थे तब मैंने दूसरे हेड के लिए भी तैयारी की, तो अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं आभारी रहूंगा। किम कहता है यहाँ पर एक टेम्परेरी सोल्यूशन है और यहाँ पर एक परमानेंट सोल्यूशन है। एडवर्ड कहता है क्या पोर्ट स्टील को परमानेंटली ही शांत करने का कोई तरीका है, सुनने से काफी अच्छा लगता है। लेकिन एक सेकंड रुको, आखिर तुम इसे संभालोगे कैसे। जिस पे किम कहता है कॉन्टिनेंट पर फिर कभी तुम पोर्ट स्टील को नहीं देखोगे और उनको फिर से अपनी सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करने में कई डिकेड्स ऐसे ही निकल जाएंगे। जब किम की इस परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सुनता है एडवर्ड वो घबराते हुए कहता है टेम्पररी, मैं टेम्पररी सोल्यूशन को चूज करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद पोर्ट स्टील में दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका की नाम केंद्रा एम्बाकर और वो एक नोवेल ऑफिसर होती है। और वो लड़की केंद्रा अपने मन में कह रही होती है आज एक रॉयल नाइट आएगा ग्रैंड कॉन्टेन से और वो भी हमें इंस्पेक्शन करने के लिए, मुझे सतर्क रहना होगा। प्लीज इस दिन को
वो बिना किसी प्रॉब्लम के ही गुजार दें। वो ये सब सोच ही रही थी, इतने में वहाँ पर अपना किम वो बड़े ही डैशिंग अंदाज में लैंड करता है और किम वो अपनी विंग्स के मदद से यहाँ पर उड़ते हुए आया होता है और किम को इस तरीके से आते हुए देख के केंद्रा वो हैरानी से अपने मन में कहती है तो रूमर सच है, वो एक सेफ शिफ्टर है। ऐसे सोच के ही वो बड़ी ही नर्वस होकर किम से कहती है मैं होप करती हूँ कि आपका ये जर्नी ये बहुत ही अच्छी रही होगी है सर किम। मैं केंद्रा एम बेकर, मैं आपका यहाँ पर पोर्ट स्टील में स्वागत करती हूँ। वो ये सब कही रही होती इतने में वहाँ पर एक अजनबी आते हुए कहता है पोर्ट स्टील के फ्री रिपब्लिक के लिए जय हो। और किम के ऐसे मौजूदगी के होने के बाद भी एक आदमी को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के किम वो कुछ भी समझ नहीं पाता, जबकि वो आदमी वो अपने कपड़ों को हटा देता है, जबकि हम देखते हैं उसके कपड़ों के अंदर कई सारे ग्रेनेड्स लगी हुई होती हैं और वो तो अपने साथ इन दोनों को भी लेके मरना चाहता था। और वो इन ग्रेनेड्स को दिखाते हुए कहता है गो टू हेल, तुम इंपीरियलिज्म के कुत्तों, मैं तुम में से हर एक को ही मार डालूंगा। और किम वो उस आदमी के ऊपर लगे हुए उन ग्रेनेड्स को जलते हुए देख के वो बस अपने पंखों से हवा देता है, जिसके कारण वो सभी ग्रेनेड्स वो बुझ जाते हैं। और वो आदमी उन ग्रेनेड्स को ऐसे बुझते हुए देख के वो फिर से उनको जलाने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है तुम कमीनो, मैं बस फ्यूज को फिर से जला सकता हूँ। ऐसे कहते हुए ही वो उस ग्रेनेड को फिर से जलाने वाला होता ही है, इतने में क्रीम वो उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और उसके सिर्फ पकड़ने के कारण ही उसका हाथ का वो बोन ही टूट गया होता है। और उसके उस हाथ के बोन को ऐसे टूटते हुए देख के वो बंदा वो डर से वो वहीं पर ही घुटनों पर आके चिल्लाने लग जाता है। इतने में वहाँ पर 2 ऑफिसर्स पहुंचते हुए कहते हैं हमारे देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ और क्या आप ठीक तो हैं सर किम। उनके रिप्लाई में किम वो उनकी ओर देखते हुए कहता है इस आदमी को इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इंटरोगेशन रूम के अंदर किम वो उस आदमी के सामने ही बैठा होता है और वो उस आदमी को कहता है आखिर तुमको ये डायनामाइट कहाँ से मिला, क्या रेबल फोर्सेस ने ये तुमको दिया। और उसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है भाड़ में जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें इसका जवाब दूं। उसकी यह जवाब सुनने के बाद किम वो वहां से उठते हुए कहता है ये सच में ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम जवाब दो या न दो। किम की यह बात सुन के वो आदमी कुछ भी समझ नहीं पाता, वो बड़ा ही हैरान होता है, जबकि किम वो अपनी शेप को फिर से चेंज करने लग जाता है और उसे ऐसे चेंज करते हुए देख के वो आदमी कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं कुछ भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। किम के फुल ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो आदमी अपने आगे अपने मौत को देख पाता है और उसके बाद सिर्फ वह फिर सीखे ही सुनाई देती है। और उस इंटरोगेशन रूम के बाहर हम देखते हैं जैक्विन सिकारियो को, जिसके पास केंद्रा आते हुए कहती है मैं हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर केंद्रा एम्बाइकर अम्बाफ्लूम नेवी से। मैंने सुना है कि सर किम वो हमारी मदद चाहते हैं। जिस पे सिकारियो वो उस दरवाजे को खोलते हुए कहता है इतना चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी मैसेंजर हूँ, तो प्लीज इस तरफ जाइए। उसकी यह बात सुन के केंद्रा वो अपने मन में कहती है लेकिन तुम दिखने से ऐसे ऑर्डिनरी नहीं लगते। और वो जब अंदर आते हुए किम को ग्रीटिंग करती है वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आगे जिस बंदे को यहाँ पर इंटरोगेशन के लिए लाया होता है वो बंदा ही यहाँ से गायब होता है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के केंद्रा कहती है मैंने सोचा कि आप तो यहाँ पर टेररिस्ट से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ है। और किम वो फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहता है क्या तुम रेड पिनव्हील के बारे में कुछ जानती हो। जिस पे केंद्रा वो हैरानी से कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ये एक मेन स्ट्रीट में मौजूद ये एक पब का नाम है। जिस पे किम कहता है तो फिर मुझे लीड करके वहाँ पर ले जाओ। ऐसे कहने के साथ ही वो अपने मन में कहता है कोई शेडोस में रहकर पोर्ट स्टील के रेबेलियंस को सपोर्ट कर रहा है, हालांकि मैं उसके मेमोरीज से ज्यादा नहीं जान सकता जिसे मैंने अभी अभी डेवोर किया है। मेरे प्लान में देरी होती जा रही है और मुझे अभी भी 2 सिर अभी भी चाहिए। एक बार अगर ये हो जाए तो मुझे एडवर्ड पर शिकंजा कसना होगा। आखिरकार वो अपने जीवन को इम्पोर्टेंस देता है। ये सब सोचते हुए ही वो केंद्र के पीछे जाने लगता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ही रेड पिनव्हील यानी उस पब में दिखाया जाता है, जहाँ पर की केंद्र वो किम को गाइड करते हुए यहाँ तक ला चुकी होती है और वो यहाँ के दरवाजे को खोलते हुए कहती है सर किम ये वही पब है। और उनको अंदर आते हुए देख के उनका मैनेजर वो उन्हें देखते हुए कहता है ओह मिस लेफ्टिनेंट, काफी समय से आपको आते हुए नहीं देखा, अब सच में ही बहुत ही बिजी रहे होंगे। जिस पे केंद्र वो मुस्कुराते हुए कहती है आप जानते ही है ना रेबल्स की फोर्सेस अब कैसी हो चुकी हैं, और मेरे साथ जो आए हैं ये है सर किम। वो ये सब कही रही होती इतने में किम वो किसी को मार भी डालता है और उसे मारने के खून के चीते वो केंद्र के मुंह पर जाके लगते हैं। और ऐसा कुछ होते हुए देख के केंद्र वो सच में ही बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और वो बड़े ही हैरानी से किम को कहती है सर किम आखिर आप क्या कर रहे हैं। जबकि उस पब के अंदर ऐसे मर्डर होते हुए देख के वहाँ के लोग वहाँ से जान बचा के भागने लगते हैं। और वो मैनेजर भी किम को ऐसा कुछ करते हुए देख के वो कहता है आखिर इसका क्या मतलब है। लेकिन किम वो उस मैनेजर की ओर जाते हुए कहता है मैं पहले से ही इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुमने जो सप्लाईज चुराए हैं वो कहा है। और किम को इन सब चीजों के बारे में जानते हुए देख के
वो मैनेजर वो हैरान होता है और वो सीधे ही किम के हेड में ही गन तान देता है और उसे ऐसा कुछ करते हुए देख के किम वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो मैनेजर सीधे ही किम के हेड में ही गोली मार देता है और किम के सिर में वो गोली लगते हुए देख के केंद्रा वो घबराते हुए सर किम कहने लगती है, जबकि इस तरफ वो मैनेजर बड़ी एरोगेंटली कहता है, क्यों ना तुम सीधे ही मेरा दिमाग खोलकर इसे पता लगा लो। लेकिन किम ने तो उस गोली को अपने दांतों से ही पकड़ लिया होता है और वो उसके जवाब में कहता है ऐसा ही होगा और वो सीधे ही उस मैनेजर का सिर पकड़ते हुए दीवार में मार देता है और उसने सच में ही बहुत जोर से मारा होता है जिस कारण से वो पूरा दीवार ही टूट जाता है और वहां से एक सीक्रेट रास्ता निकल के आता है और ऐसा कोई रास्ता वहां से निकलते हुए देख के शिकारियों आते हुए कहता है, वेल यहाँ पर तो एक सीक्रेट पैसेज है, तुम्हें पता है मैं चीजों को थोड़ा शांत तरीके से संभाल सकता था। किम कहता है लेकिन यह सबसे फास्ट तरीका है और ऐसा कहने के साथ ही वो तीनों ही उस सीक्रेट पैसेज के द्वारा अंदर की ओर जाने लगता है और वो सब लोग जब अंदर पहुंच जाते हैं तो केंद्रा इन चीजों को देख के चौंक जाती है और वो उन सारे चीजों को अच्छी तरीके से देखते हुए कहती है, ये तो हमारे नेवी के ही सप्लाईज है और ये हमारा नोबल मार्क है और वो उन कंटेनर को खोलते हुए देखती है जहाँ पर की ग्रेनाइट होते हैं और इनको देखते हुए कहती है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे बीच ही कोई गद्दार है? हमारे सोल्जर्स इन विद्रोहियों के कारण ही मर रहे हैं और फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकते थे? ये सब कहते हुए केंद्र को सच में ही बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ किम वो वहां से जाते हुए कहता है, मैं इंट्रोगेशन का सभी काम तुम पर छोड़ता हूँ लेफ्टिनेंट। और इस तरफ वो मैनेजर वो इतना घायल हो चुका होता है कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन इतने में उसके ऊपर किसी की लार पड़ने लगती है। ऐसा कुछ होते हुए देख के जब वो अपनी आंखें खोलते हुए देखता है और वो अपने आगे अपनी मौत को देख पाता है और हम भी देखते हैं कि किम ने तो अपने सिर को एक सांप में ट्रांसफॉर्म करते हुए उसको निगलने वाला होता है और थोड़ी देर बाद जब मैनेजर को किम वो पूरी तरीके से ही डिवोर कर लेता है तो उसके मेमोरीज को वो चेक करते हुए कहता है, जॉन फाउंडर। और जॉन फाउंडर असल में कौन है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। हमारा सीन एक स्ट्रीट में दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक मिस्टीरियस आदमी जिसने कि अपने पूरे शरीर को धक्के रखा होता है और वो किसी और जा रहा होता है और वो एक घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर पहले से कुछ लोग रहते हैं जो कि पहले से ही यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनमें से कोई कह रहा होता है कि रेड पेन व्हील का कॉमरेड सफलर वो डाउन हो चुका है और उसके रिप्लाई में और एक बंदा कहता है, तो फिर हमारे पास प्लान बी को शुरू करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। और उस बंदे की ये बात सुन के उनमें से और एक बंदा कहता है, नहीं ये हार्ड हो सकता है। जाहिर है ग्रैंड कॉन्टेन का एक रॉयल नाइट जिसने की रेड पिन व्हील के ऊपर अटैक किया है। और उसकी ये बात सुन के उनमें से और एक बंदा कहता है, क्या एक रॉयल नाइट? तुम्हारा मतलब है कि दी हेल हीरो सर किम? और भला उसके जैसे कोई यहाँ पर क्या कर रहा है? इतने में वो बंदा भी पहुंच जाता है जिसको कि हमने पहले देखा था। वो आते हुए ही कहता है, तुम लोगों को इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। और वो अपने हाथ में एक रेड कलर की लिक्विड को दिखाते हुए अपनी चोका को हटाते हुए कहता है, ये इतना आसान तो नहीं था लेकिन मैंने इसे कर लिया। और ये इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये एक मंकी हाइब्रिड है और इसका नाम ही है जॉन फाउंडर, जिसका की नाम किम ने लिया था। और जॉन फाउंडर के हाथ में उस रेड लिक्विड को देखते हुए उनमें से सभी लोग ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है, रुको मुझे मत बताओ कि ये वही है। और जॉन फाउंडर वो अपनी बैग को दिखाता है जिसके की अंदर और भी कई सारे ऐसे रेड लिक्विड के बोतलें होते हैं और इसको दिखाते हुए वो कहता है, हाँ ये सही है, इससे ही हम लोग एक और कदम आगे बढ़ जाते हैं। और उस रेड लिक्विड को दिखने के बाद वो सभी लोग भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, हाँ इस चीज के साथ हम उस डैम रॉयल गार्ड सर किम को हम लोग आसानी से ही परास्त कर सकते हैं। इतने में वहां पर मैनेजर भी पहुंच जाता है और वो कहता है, हाँ यह तो बहुत ही राहत की बात है। और वो लोग जब उस मैनेजर की ऐसी फटी पुराने बहुत ही बुरी हालत को देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं, कॉमरेड सेफलर मैं तो इस पर सच में ही विश्वास ही नहीं कर सकता कि आप सच में ही जिंदा है। और वो मैनेजर अपनी इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो कहता है, उफ मैं बड़ी बुरी मुश्किल से वहां से एक ही टुकड़े में वहां से बाहर निकल पाया हूँ। कॉमरेड फाउंडर क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुमने बताया था? जिसमें फाउंडर वो हंसते हुए कहता है, हाँ ये सही है, ये वो मैजिक है जिसके की मदद से हम लोग द डे ऑफ डाउन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इतने में मैनेजर किम कहता है, मेरे पास एविडेंस और सभी क्रिमिनल्स एक साथ ही गैदर हो चुके हैं। ऐसे कहते वही वो अपनी बॉडी से किसी प्रकार की गैस छोड़ने लग जाता है और उसे ऐसा कुछ करते हुए देख के वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। और फाउंडर कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन वो लोग जब उस गैस को सूंघते हैं उसी समय उनके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और इसके कारण तो उनकी हालत सच में ही बहुत ही बुरी हो जाती है और फाउंडर तो अपने घुटनों पर भी आ जाता है। जबकि अपना मैनेजर किम वो फिर से ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, ये है टीयर गैस और इसे CS गैस से रेफरेंस लिया गया है और क्यों ना तुम लोग अपनी नेशन का एंथम को गाना शुरू कर दो। अगले दिन पोर्ट स्टील में एग्जीक्यूशन ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन सभी को पकड़ लिया जाता है और उन सभी को ही एग्जीक्यूशन करने के लिए वहां पर लाया जाता है और वहां पर पूरी जनता ही मौजूद होते हैं। और वहां पर केंद्र सबको
कहती है इन विद्रोहियों का दावा यह है कि उनकी एक्शंस पोर्सिस्टील की मुक्ति के लिए है। हालांकि अंत में उनके लीडर एक डार्क पावर के इन्फॉर्मेंट के अलावा कुछ भी नहीं थे और उनके पीछे दी फॉरलैन यूनिवर्सल कम्युनिटी, दी हाइब्रिड एलाइड नेशन। और यहाँ पर ये एक उनका ही एक इन्फॉर्मेंट है, एक मंकी हाइब्रिड जो कि हमारे लैंड में घुस आया है। और बस इतना ही नहीं, हमने नेवी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को भी अरेस्ट किया है जो कि इनमें शामिल थे। इतने में उनको पकड़े हुए उन कैदियों में से दो बंदे कहने लगते हैं हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए लेफ्टिनेंट एम्बेकर, यदि आप हमें बस एक आखिरी मौका दे सके। लेकिन केंद्रा वो कहा उनकी सुनने वाली थी और वो जनता को उस रेड लिक्विड को दिखाते हुए कहती है और ये वही ड्रग है जिसके की वो लोग तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे और ये वही एविडेंस है जो कि सब कुछ प्रूव करता है। और ऐसे कहते वही वह उस बोतल के ढक्कन को खोलते हुए वो पीछे की ओर देखती है और उसे ऐसे पीछे देखते हुए देख के वो कैदीस वो डरने लग जाते हैं और वो सीधे ही उस रेड लिक्विड को उनमें से एक के मुंह में डाल देती है। और वो बंदा जब उस बोतल के लिक्विड को पूरी तरह से पी लेता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है, अभी अभी तुमने मुझे क्या चीज पिला दी है, जिनकी तुम मदद कर रहे थे ये उन्हीं का ही सीक्रेट वेपन है। अब तुमको पता चल जाएगा कि तुम किस मुसीबत में फंस गए हो। और असल में ये बंदा जो होता है ये उन्हीं नेवी ऑफिसर्स में से एक होता है। और वो बंदा कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है। लेकिन इतने में उसके बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाता है और उसके इस बॉडी को चेंज होते हुए देख के वो बंदा कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरे बॉडी ये ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका बॉडी जब पूरी तरीके से चेंज होने वाला होता है तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है तो वो चीखने लग जाता है और वो अंत में फाइनली एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही वो वहां पर एक रोर देता है और सभी लोग जब इस वेयरवुल्फ को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग हैरानी से कहने लगते हैं ये तो एक वेयरवुल्फ है। और कुछ लोग तो इस वेयरवुल्फ के ऐसे आंखों को देखते हुए कहने लगते हैं नहीं असल में तो ये एक डीमन है। और अब तक पोर्सिस्टील में किम ने क्या क्या किया इन सब चीजों के बारे में सिकारियो वो एडवर्ड को एक रिपोर्ट देता है और सिकारियो के रिपोर्ट मिलने के बाद एडवर्ड कहता है हाइब्रिड्स और डीमन हाइब्रिड्स, पहली नजर में तो इन दोनों को ही अलग अलग बताना मुश्किल है, लेकिन कौन जानता था कि वो अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हुए हाइब्रिड के नेशन पर ही कब्जा कर लेंगे। यदि समय रहते ही हमने डीमन किंग को संभाल नहीं लिया होता तो हाइब्रिड नेशन वो हमारे पीछे पड़ सकता था। असल में देखा जाए तो वो लोग पहले से ही ये देख रहे थे कि पोर्सिस्टील में क्या हो रही है। इतना कहते हुए ही वो अपने मन में कहता है उनके साथ एक वार शुरू करने के लिए ये कितना बढ़िया बहाना है। डीमंस ने सब कुछ खाने के अलावा कुछ तो यूजफुल काम किया। इतना सोच के ही वो कहता है मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हाइब्रिड एलाइड नेशन फॉरलैन यूनिवर्सल कम्युनिटी, असल में वो लोग एक पावन यानी एक प्यादे की तरह काम कर रहे हैं डीमन किंग के लिए। इसका मतलब यह साफ है कि यह एक वार है। और एडवर्ड के इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कई सारी जहाजेस यानी मिलिट्री जहाजेस रेडी हो चुके होते हैं वार के लिए। और इन सभी जहाजों को देखते हुए किम कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये एक वारशिप है। एडवर्ड कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने कुछ शानदार सोचा है, मैं इन वारशिप्स को जमीन पर चलाऊंगा। उसकी ऐसी अजीब बात सुन के किम कहता है लगता है कि तुम ओवरवर्क के कारण ज्यादा ही थक गए हो, तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है। इसके बदले तुम क्यों ना ये कहो कि तुम ग्रेट व्हाइट शार्क के एक आर्मी के दल को तुम लैंड पर कमांड कर रहे हो। एडवर्ड कहता है हाँ क्या कह रहे हो तुम ब्रदर, शार्क्स कभी लैंड पर स्विम नहीं कर सकते। किम कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर इन वॉरशिप्स के बारे में क्या। उसकी आवाज सुन के एडवर्ड कहता है हा मैं तो सच में ही बहुत ही मूर्ख हूँ, मैं तो पहले तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन करना भूल ही गया था। हमारे साथ हमारे एलाई वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वाटर सोर्सरर है। उसकी आवाज सुन के किम कहता है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्वन किंगडम में दिखाया जाता है जहाँ पर एल्व्स के किंग यानी लूसियन एल्फिलिस को देखते हैं जो कि अपने मिनिस्टर्स से कहता है एल्फिलिस ग्रैंड कॉन्टाइन के एक अलाई के रूप में फॉरलैन के खिलाफ वार में उतरेगा। और एक वार की बात सुन के उनके मिनिस्टर्स वो घबराते हुए कहता है बट योर हाइनेस क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये सब अचानक हुआ है, हम अभी भी अपने पिछले वार के परिणामों से उभर रहे हैं। पूरे आदर के साथ मैं यह मानता हूँ कि हमारे किंगडम को अब स्ट्रॉन्ग करने का समय आ गया है। उन मिनिस्टर्स की ये सब बात सुनने के बाद भी एल्फिलिस वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो कहता है साइलेंस, शायद यहाँ पर तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों से परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। तुम लोगों को वार करने के लिए तैयारी करने की जरूरत है ना कि रोने की। और अगर अभी भी तुम लोगों को कोई शिकायत हो तो फिर तुम लोग प्लीज बता सकते हो। मैं एक और अपने लॉयल सर्वेंट को खोने के लिए तैयार हूँ। और एल्फिलिस की यह बात सुनने के बाद तो वो सभी मिनिस्टर्स वो घबरा जाते हैं क्योंकि पास के एक सीन में जब ऐसे ही एक मिनिस्टर उनके खिलाफ हो गया था तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। और इसको याद करते हुए वो सभी मिनिस्टर्स घुटने पर आते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई भी शिकायत
शिकायतें नहीं है योर हाइनेस, हम अभी वॉर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और उन सभी को ऐसे बो करते हुए देख के एल्फिलिस वो एक स्माइल करने लगता है, जबकि हमें बताया जाता है दी एल्फन किंगडम के एल्फिलिस असल में फुललैंड के खिलाफ उसने इस वॉर में फोर्सफुली एंटर किया और नेवी फोर्सेस भी अल्बाफ्लूम किंगडम के खिलाफ खड़े हुए ग्रैंड कॉन्टाइन के एक एलाई के तौर पर। और इस वॉर में ग्रैंड कॉन्टाइन के कमांडर इन चीफ सर किम और अल्बाफ्लूम के कमांडर इन चीफ ग्रैंड एडमायरल अजदेमेल और एल्वन किंगडम से उनका कमांडर इन चीफ लूसियन एल्फिलिस, और ये तीनों ही अपने अपने किंगडम को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि इस तरफ उन सभी को ऐसे जाते हुए देख के एडवर्ड अल्बाफ्लूम के किंग को कहता है वो सभी लोग एक साथ जुट हो गए हैं और आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू अंकल। और एडवर्ड की यह बात सुन के अल्बाफ्लूम का किंग रियान अल्बाफ्लूम वो अपने मन में कहता है यदि उन फिश लोगों के आक्रमण के समय मुझ पर कर्ज ना होता तो मैं इस वॉर में शामिल नहीं होता। ग्रैंड कॉन्टाइन की पावर वो अब इतनी बढ़ गई कि उन्हें बाहर करना संभव नहीं है। इतना सोच के ही वो कहता है तुम यहाँ से हाइब्रिड नेशन को परास्त करने के लिए क्या प्लान बना रहे हो? यदि तुम वहाँ एक जहाज से ही जाओगे तो वहाँ पर एक बंदरगाह है जो कि नजदीक ही है। एडवर्ड कहता है वहाँ तक जहाज से जाने का मतलब ये है कि हमें घूम कर जाना होगा, हम तो सीधे ही कैपिटल की ओर आगे बढ़ेंगे। एडवर्ड की यह बात सुन के अल्बाफ्लूम का किंग वो कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम माउंटेन से होकर जाओगे? अगर ऐसी ही बात है तो फिर उन वारशिप्स को किस लिए लाए थे? एडवर्ड कहता है क्योंकि हम उन वारशिप से ही उन माउंटेन से होकर जाएंगे। उसकी यह बात सुन के रियान अल्बाफ्लूम कहता है क्या बकवास की बात कर रहे हो? वो इतना कहता है इतने में वहाँ पर कई सारे पानी से बना हुआ टेंटिकल्स दिखने लग जाते हैं और इनको देखते हुए वो कहता है आखिर ये क्या चीज है? और इस तरफ हम अल्फिलिस को देखते हैं जो कि अपना वाटर मैजिक कर रहा होता है और इसके कारण ही वो सभी टेंटिकल्स निकले आए होते हैं और वो एक मैजिक का स्पेल कास्ट करता है जिसका की नाम होता है बिग वेव। और उस स्पेल के पूरा होते ही हम देखते हैं उन जहाजों की यानी उन वॉरशिप्स के आसपास कई सारे ऐसे वेव दिखने लग जाता है जो कि उन जहाजों के नीचे जाते हुए उनको ऊपर उठा लेते हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो ये वॉरशिप्स अभी आसमान में उड़ रहे हैं और इन सभी को ऐसे उड़ते हुए देख के और इन वॉरशिप्स को ऐसे पानी से उड़ते हुए देख के ग्रैंड एडमिरल वो सच में ही चौंक जाता है। जबकि उन वेव्स के कारण हम देखते हैं कि वो सभी वॉरशिप्स वो अभी लैंड के ऊपर आने लग जाते हैं और इन वॉरशिप्स को ऐसे जमीन पर चलते हुए देख के रियान अल्बाफ्लूम वो हारनी से कहता है व्हाट द हेल, क्या तुम वाटर मैजिक का यूज करके वॉरशिप्स को मूव करने जा रहे हो? और उसके हैरान होने के साथ ही हम इस तरफ लैंड पर देखते हैं जहाँ पर कि वो सभी वॉरशिप्स अभी जमीन पर चल रहे होते हैं यानी वेव्स की मदद से आसमान में चल रहे होते हैं। और इन जहाजों को ऐसे जमीन पर चलते हुए देखना सच में ही बहुत ही अमेजिंग है। जबकि इस तरफ ग्रैंड एडमिरल वो अपने मन में कहता है क्या ये सचमुच ही ठीक रहेगा? जबकि इतने में ही शिकारियों वो एडमिरल के पीछे आते हुए कहता है क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है एडमिरल? ऐसे कहते हुए ही वो आगे आने लगता है जबकि एडमिरल उसे देखते हुए कहता है ओह ये तुम हो सर किम के मैसेंजर। शिकारियों कहता है ये साइट ये दिखने में सच में ही अमेजिंग है। एडमिरल कहता है हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन भले ही हमारे एलाइड नेशन वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, मैं ये नहीं जानता कि क्या हमें सच में ही एक व्यक्ति के ऊपर ही एंटायर फ्लीट का भाग्य सौंप देना चाहिए। शिकारियों कहता है अगर उस एक व्यक्ति को कुछ हो जाए तो ये पूरा फ्लीट ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हाँ ये एक जोखिम भरा प्लान है, लेकिन चिंता मत करो, भले ही ये पूरा फ्लीट ही डिस्ट्रॉय हो जाए तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाओगे। एडमिरल कहता है आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है? जिस पे शिकारियों वो बस एक स्माइल देते हुए कहता है मैं यह कह रहा हूँ कि इन वॉरशिप्स में जो लोग बैठे हैं ये ऐसी जिंदगियां हैं जिनकी जिम्मेदारी हमें लेने की जरूरत नहीं है। और शिकारियों की यह बात सुन के एडमिरल वो सच में ही हैरान हो चुका था जबकि हम उन वॉरशिप्स के अंदर बैठे लोगों को देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सभी माइंड कंट्रोलिंग शिप्स की मदद से इनको कंट्रोल किया जा रहा है जिनका की खुद का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं शिकारियों के पास किम आते हुए कहता है अब से तुम यहाँ का कमान संभालोगे। जिस पे शिकारियों वो घबराते हुए कहता है माफ करना लेकिन समझा नहीं। लेकिन किम वो अपने पंख निकालते हुए कहता है मैं नीचे के सोल्जर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तब कंफर्टेबल महसूस करता हूँ जब मैं अकेले एक्शंस लेता हूँ। शिकारियों कहता है रुको सर किम आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन किम वो यहाँ से जाने से पहले कहता है मैं रकून जा रहा हूँ। शिकारियों कहता है क्या आप किसी स्काउट को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते? मैं कमांड दे नहीं सकता, मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ। लेकिन किम वो उसके बातों को इग्नोर करते हुए वो वहाँ से चला जाता है और शिकारियों बस उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है मेरी रिटायरमेंट प्लान वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है और इसका श्रेय सिर्फ उसको ही जाता है। और हमें किसी जगह पर एक ईगल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से उड़ते हुए जा रहा होता है और ये बल्कि और कोई नहीं ये हमारा किम ही होता है जिसने कि अपने पूरे शेप को ही
एक ईगल में बदल लिया होता है और वो जाते हुए किसी को नोटिस करता है और वो देख पाता है कि एक बीस्टमैन जो कि अपने हाथ में एक लिफाफा को लेते हुए वो बहुत ही जल्दी जल्दी में कहीं पर जा रहा होता है और किम वो बड़ी तेजी से जाकर वो उस बीस्टमैन से उस लिफाफे को छीनते हुए वो एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है और वो उस लिफाफे को खोलते हुए उसको पढ़ते हुए कहता है, ये तो ग्रैंड कंटेंट के वर्ल्ड डिक्लेरेशन का एक मैसेज है, लेकिन ये सरफेंग की ओर नहीं जा रहा है। ये कौन सी जगह है? मैंने सोचा था कि हाइब्रिड नेशन के कैपिटल वो सरफेंग थी। इतने में वो पूरा पेड़ ही हिलने लग जाता है और ऐसा कुछ होते हुए देख के किम वो हैरान होता है, जबकि हम नीचे देखते हैं कि उस बीस्टमैन ने अपने नाखूनों से ही उस पेड़ को ही पूरी तरीके से काट दिया होता है, जिस कारण से वो पेड़ ही पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है और किम वो उस पेड़ से निकल के वो फिर से हवा में उड़ने लग जाता है और उसको देखते हुए वो बीस्टमैन कहता है, क्या तुम एक एवियन हाइब्रिड हो और आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ डालने की? वो ये सब कह ही रहा होता है, इतने में किम वो बड़ी तेजी से जाकर उस बीस्टमैन का सर ही उखाड़ देता है। किम भी लाइक पहले एक्शन करेंगे बाद में बकवास करेंगे और उस बीस्टमैन को मारने के बाद वो कहता है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। ऐसे कहते हुए ही वो वहां से बड़ी तेजी से उड़ के जाने लगता है और वो सीधे ही एलाइड नेशन हाइब्रिड के कैपिटल यानी सरफेंग में पहुंच जाता है और वो इस कैपिटल को देखते हुए कहता है, इस रूरल विलेज को कैसे कैपिटल माना जाता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मुझे लगता है कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि ये देश कितना गरीब हो चुका है और गोडेस के शहर के लोगों को इस बात पर सस्पेक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि टेम्पल यही है, हमसे धोखा हुआ है, ये सरफेंग ये नकली है। ये सब कह के उसको सच में ही बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इस तरफ हमें फिर से उन वॉर से उसमें दिखाया जाता है जहाँ पर सिकारियो वो पूरी तरीके से थक गया होता है और वो कहता है, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरा तो बस ये सपना था कि मैं रिटायर हो जाऊं और एक पीसफुल लाइफ जियो फिशिंग करते हुए। मैं सर किम का बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ओशन मास्टर दिया, लेकिन वो मुझे लगातार नई टास्क नहीं दे सकते। क्या मुझे मरते दम तक ऐसे ही काम करते रहना होगा? इतने में वहाँ पर किम अपने ड्रेसिंग अंदाज में लैंड करता है और किम को वहाँ पर देख के सिकारियो कहता है, ओ सर किम आप तो बहुत ही जल्दी आ गए। किम कहता है, तुम क्या हकला रहे हो? इतने में पीछे से एडमिरल कहता है, हमारे एनिमीज के मूवमेंट अभी कैसे है? जिसपे किम कहता है, सरफेंग ये तो बस एक डिकॉय है, मतलब बस ये लोगों को दिखाने के लिए एक कैपिटल है, उनकी असली कैपिटल ये तो किसी और ही जगह पर है। यह बात सुन के तो सिकारियो और एडमिरल दोनों ही चौंक जाता है और एडमिरल कहता है, ये तो कोई भी सेंस ही नहीं बना रहा है, हाइब्रिड एलाइड नेशन का टेम्पल वो तो सरफेंग में ही है, गॉडेस को समर्पित किया गया एक शहर ये वास्तव में ही एक जलावा नहीं हो सकता। जिसपे किम कहता है, क्या उनके लीडर्स ये डीमंस नहीं थे? उसकी आवाज सुन के एडमिरल वो हैरान होता है, जबकि सिकारियो कहता है, हाँ इस बात का तो सेंस बना रहा है, डीमंस गॉडेस को वह अपना क्रिएटर मानते हैं, लेकिन कभी उससे ज्यादा और उससे कभी कम भी नहीं। वो आसानी से ही अपने टेम्पल को त्याग सकते थे। इतने में एडमिरल कहता है, प्लान में थोड़ा चेंजेस है। उसकी आवाज सुनकर किम कहता है, क्या हम अपने रास्ते को बदल रहे हैं? एडमिरल कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और एडमिरल वो बड़े ही गुस्से से कहता है, हमारा ओरिजिनल प्लान तो ये था कि सब कुछ हम पीसफुली खत्म करेंगे यदि वो लोग सरेंडर कर देते हैं हमारे फ्लीट को देख के ही, लेकिन अब शांतिपूर्ण समाधान का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने फेस का इस्तेमाल करके गॉडेस का यूज करने की हिम्मत कैसे की? मैं उन सभी हाइब्रिड्स को काट डालूंगा और उनके नट्स को यानी उनके गोटिये को सीधे समुद्र में फेंक दूंगा और फिर मैं उनकी हड्डियों से मांस को अलग करूंगा और जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। और वो ऐसे ही कई सारे गालियां देने लग जाता है, जबकि इस तरफ हम सरफेंग के पीछे की ओर यानी उनके गार्ड वॉल्स की ओर देखते हैं जहाँ पर दो पहरेदार वहाँ पर गार्ड कर रहे थे। इतने में उन दोनों में से एक गार्ड वो किसी चीज को नोटिस करता है और वो जब आसमान की ओर देखता है वो देख पाते है कि किसी चीज वहाँ पर झलक रही होती है और वो इस चीज को देखते हुए कहता है, क्या ये तो एक शूटिंग स्टार है। और जैसे कि लोग मानते हैं कि जब भी शूटिंग स्टार देखो तो मन्नत मांगना चाहिए तो वो मन्नत पूरे हो जाता है, वैसे ही ये गार्ड भी वो मन्नतें मांगते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे हार्ड वर्क करने दीजिए और कम कमाने दीजिए। नहीं मेरा मतलब है कम काम करो और ज्यादा पैसे कमाओ। इतने में वहाँ पर कुछ ज्यादा ही रोशनी होने लग जाती है और जब वहाँ पर कुछ ज्यादा ही रोशनी होने लग जाती है तो वो अपनी आंखें खोलते हुए देखता है। वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आगे एक फायर बॉल उसकी ओर ही आ रहा होता है और इसको देखते हुए उसके मुंह से एक ही बात निकलती है और वो ये है कि होली मदर ऑफ फक। और इसके गिरने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर वो सभी वॉरशिप्स आगे होते हैं और इस शहर के सभी जगह ही ब्लास्ट होने लग जाते हैं। और उस शहर को जलते हुए देख क्या एडमिरल कहता है, क्या तुम विश्वास
विश्वास के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत रखते हो? तुम साप्रिट विधर्मी हो। और वो ऑर्डर देते हुए कहता है उस टेम्पल को छोड़ दो, लेकिन बाकी सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो। और हम वॉरशिप्स के अंदर देखते हैं कि कैसे वहाँ की गोली बारूद वहाँ से लॉन्च हो रही होती है और वहाँ पर काम करने वाले और कोई नहीं, वह सभी बद दिमाग लोग होते हैं जिनको की कंट्रोल किया जा रहा है। और इस तरफ हम एल्फिलिस को देखते हैं जो कि वह अपनी मैजिक से इन शिप्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि उसके पीछे एडमिरल वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सभी हिटेंस यानी सभी विधर्मियों मर जाओ, उनमें से हर एक को ही मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। और एडमिरल की ऐसी बातें सुन के एल्फिलिस वह अपने मन में कहता है ये तो सच में ही कितने नॉइजी इंसान है। और इस शहर के अंदर आतंक मचाने के 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जब पर उस गॉडेस के स्टेचू के पास एडमिरल आ जाता है और वह उस गॉडेस के सामने प्रे करते हुए कहता है मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत ही इनवाइटेबल है, लेकिन मैं फिर भी गॉडेस के शहर के अंदर एक ऐसे एक सीन को पैदा करने के लिए पश्चाताप करता हूँ और इसके लिए प्लीज मुझे माफ करे। और वो अपने हेड को फिर से पहनते हुए कहता है अगर इसके बारे में ठीक से सोचा जाए, यह पहली बार है जब मैंने हाइब्रिड के साइड पर एक गॉडेस का मूर्ति देखी है। मैं जानता हूँ कि सभी प्रजातियों यानी सभी स्पीसीज के पास ये अपनी एक मूर्ति होती है, लेकिन यह मूर्ति ऐसी दिखती है जैसे कि मानो ये किसी के मॉडल पर बनाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि उनमें इतनी पवित्रता है कि उनकी एक मूर्ति यानी स्टेचू बनाई जा सके? लेकिन फिर भी ये मूर्ति वास्तव में ही किसी हाइब्रिड जैसी नहीं है, ये तो कुछ और ही लगता है। इतने में उसके पीछे से किम आते हुए कहता है आखिर ये क्या है, वो यहाँ पर क्या कर रही है? एडमिरल कहता है क्या तुम इसके चेहरे को पहचानते हो? बेशक काफी समय हो गया है जब से मैंने उसका चेहरा देखा है। एडमिरल अपने मन में सोचता है एक चेहरा जिसे सिर्फ किम जानते हैं। क्या हाइब्रिड एलाइन नेशन के पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके के साथ वो शामिल था? नहीं रुको, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हो सकता हूँ कि ये एक हाइब्रिड ही है। इसके अलावा वो वास्तव में ही किसी हाइब्रिड जैसी भी नहीं देखती। शायद गॉडेस के शहर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति। यदि वो गॉडेस के शहर से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सर किम जानते हैं, क्या वो डीमन सप्रेशन फोर्स से हो सकता है? ये सब सोचते हुए ही वो कहता है क्या ये फॉर्मर सेंटस है? उसके जवाब में किम कहता है नहीं, यह डीमन किंग है। और एडमिरल वो जब उस छोटी बच्ची यानी उस डीमन किंग के बारे में सोचता है वो कहता है क्या अभी तुमने क्या कहा? क्या तुमने ये कहा कि ये डीमन किंग है? और ऐसा कहते हुए ही वो जोर से चिल्लाता है और वो खुद को ही नोचते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, मुझे उनसे छुटकारा पाना होगा। ये वही हाथ है जिसने की डीमन किंग से प्रार्थना कर रहे थे। ये जीव और ये आंखें, मुझे इन सभी को ही बाहर निकालना होगा। ये सब कहते हुए वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा होता है तो किम उसे ऐसा करते हुए देख के वो उसे पीछे से मारता है, जिसके कारण वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। और उसे बेहोश करने के बाद किम कहता है अगर ऐसा ही चलता रहता तो तुम खुद को ही मार डालते हैं, अभी के लिए तुम नीचे ही पड़े रहो। और इसके साथ ही वो उस टेम्पल के प्रीस्ट को कहता है क्या तुम इस टेम्पल के प्रीस्ट हो? और हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट वो एक लिजर्डमैन होता है और वो कहता है हाँ मैं हूँ। और किम को आगे देखते हुए उसकी तो फट रही होती है, जबकि किम कहता है यहाँ क्या हो रहा है? क्या गॉडेस के शहर ने तुम्हें गॉडेस की ऐसी मूर्ति बनाने की परमिशन दी है? वो प्रीस्ट कहता है नहीं सर, शहर ने तो ये हमें ऑर्डर दिया कि हमें एक दूसरे शेप का एक मूर्ति बनाना है, लेकिन हाइब्रिड एल्डर्स के तो उनके कुछ अलग ही आइडियाज थे। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि असल में डीमन किंग वो दिखता कैसा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वही है जो हाइब्रिड लोगों को पसंद है। किम कहता है इसका मतलब तो यह है कि गॉडेस के शहर ने डीमन किंग की इस मूर्ति यानी स्टेचू को बनाने की परमिशन नहीं दी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इतने में ही वो एडमिरल भी वो होश में आ जाता है, जबकि इस तरफ वो प्रीस्ट कहता है हाँ मैं अपने विश्वास का शपथ लेता हूँ, मैं तुरंत ही गॉडेस के शहर को इसके बारे में अलर्ट कर दूंगा। ऐसे कहते हुए ही वो वहाँ से जल्दी जल्दी से जाने लगता है। और उस प्रीस्ट के जाने के बाद किम वो पीछे की ओर देखते हुए एडमिरल से कहता है तुमने यह सुना है ना, प्रीस्ट ने अपने विश्वास की शपथ ली कि शहर इसमें शामिल नहीं है। एडमिरल वो वहाँ से उठते हुए कहता है लेकिन सर किम, इससे यह फैक्ट नहीं बदलता कि मैंने डीमन किंग की मूर्ति के सामने प्रार्थना की थी। इसका मतलब तो यह है कि मैंने एक सेक्रेट रूल को तोड़ा, एक फॉल्स गॉड को प्रार्थना मत करना। और उसकी यह बात सुनने के बाद किम वो एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए अपने मन में कहता है उसका फेट मतलब उसका विश्वास ये तो सच में ही अनवेवरिंग है। और एडमिरल तो वो गॉडेस को प्रे करते हुए कहने लगता है हे गॉडेस, कृपया इस विश्वासघाती सर्वेंट को पनिशमेंट दीजिए। इतने में वो प्रीस्ट वो हड़बड़ी में बहुत ही जल्दी जल्दी से आते हुए कहने लगता है एक बहुत ही बैड न्यूज है, पोप ने डिक्लेयर कर दिया है एक होली
वार। और प्रीस के बात सुनने के साथ ही एडमिरल कहता है, क्या एक होली वार? क्या तुमने अभी कहा कि एक होली वार? प्रीस कहता है, हाँ यही सही है। पोप ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हाइब्रिड्स के ऐसे एक गलती यानी उसके एक ऐसे एक्ट के लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। और एडमिरल वो फायर अप होते हुए कहता है, यह मेरे पापों के लिए पश्चाताप करने का मौका है। मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ कमीने डीमंस। हमें सीधे ही होली वार के डिक्लेरेशन के कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होली काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए होली नाइट और वो सेंटेस आ पहुंचती है और हमें बताया जाता है कि ये होली नाइट ये अभी पहला दिन बन गई है और इसका नाम है लियोन हैंड्स प्योर क्रीड। और दूसरी वाली ये है सेंटेस कैंडिडेट अन्ना फुल फ्रॉम हेवन। और वो पहला दिन उन वॉरशिप्स को देख के हैरान होते हुए कहती है, कौन जानता था कि ग्रैंड कॉन्टेंट के पास इतना बड़ा जहाज बनाने का तकनीकें थी। ये तो सच में ही अमेजिंग है। वो सेंटेस कैंडिडेट कहती है कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, आखिर तुम इसके बारे में हैरान क्यों हो? पहले दिन कहती है, फिर भी इसे व्यक्तिगत रूप से देखना अलग है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा एडजस्ट करनी चाहिए। अन्ना कहती है, अपने आप को जो भी उचित लगे वही करो। और वो अपने मन में सोचती है, पहले दिन और गोडेस का शहर सभी इसमें एक साथ ही शामिल हैं। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इतने में पहले दिन वो किम को आगे देखते हुए वो हैरान होती है और वो कहती है, मास्टर। लेकिन वो एक पास के सीन के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहती है, रुको, अगर हम फिर से एक दूसरे से ऐसे ही टकरा गए तो। ऐसे सोच के ही वो कहती है, अन्ना तुम्हें खुद को रोकना होगा। जिस पे वो भी कहती है, हम यहाँ पर गॉडेस के सिटी से रेनफोर्समेंट के लिए आए हैं। अन्ना की यह बात सुन के वो भी अपने मन में कहती है, किया रुको, क्या वो पास्ट के बारे में सभी भूल गई है? और किम वो उन दोनों को ही एक साथ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या शहर ने सिर्फ इन दोनों को ही रेनफोर्समेंट के लिए भेजा है? एक तो गॉडेस के शहर द्वारा बनाया गया एक ह्यूमन वेपन है और दूसरा भी एक मॉन्स्टर है, ठीक मेरी ही तरह। मुझे उनमें से एक को खत्म करना होगा। इतने में एना वो किम से कहती है, क्या मैं आपसे सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट मांग सकती हूँ? लेकिन उनके बीच शिकारियों आते हुए कहता है, मुझे आपको सभी जानकारी देने में खुशी होगी। हम लोग अभी हाइब्रिड एलाइड नेशन के रियल कैपिटल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी भी पता नहीं चला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ही ऐसी सिटीज हैं। हम उनमें से हर एक पर ही एक साथ हमला करने का प्लान बना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सबसे पावरफुल शहर का मुकाबला करें। पहला दिन कहती है, आखिर वो कौन सी? जिस पे शिकारियों वो उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, हमारे अटैक्स प्लान्स के बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है और ये सिटी ये है कमर्शियल सिटी ऑफ हाइब्रिड्स। हमारे सीन सीधे ही दी कमर्शियल सिटी यानी फर्लन यूनिवर्सल कॉमेडी राउंड ईयर में दिखाया जाता है और उस शहर के अंदर एक घर के अंदर किसी को बात करते हुए सुनते हैं, मैं तो इस पर सच में विश्वास ही नहीं कर सकता। एक ही दिन में सारफेंग गिर गया। इतना ही नहीं, गॉडेस के शहर ने तो एक होली वार का डिक्लेयर भी कर दिया है। और उसकी यह बात सुनने के बाद और एक बंदा रिप्लाई करते हुए कहता है, ये सब उस डीमन किंग के मूर्ति के कारण है। मैंने कहा था कि वहाँ पर किसी और का फिगर बनाया जाना चाहिए था। और उस हिप्पो की यह बात सुनने के बाद ही उन दोनों के बीच ही बहसबाजी चलने लग जाती है और पहले वाला बंदा कहता है, तुम्हें यह काम पहले ही नहीं करना चाहिए था और आखिर तुमने वहाँ पर डीमन किंग का फेस काहे रखा? जिस पे हिप्पो भी कहता है, ऐसा करने का विचार वो तुम्हारे पूर्वज का ही था और उनका कहना था कि वैसे भी डीमन किंग को कोई भी नहीं पहचानेगा। और उन दोनों के बीच ही एक बियर हाइब्रिड कहता है, यह बहस करने का समय नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डीमन किंग का चेहरा जानता है और ये इस वॉर में वो शामिल है। जिस पे एक और डियर हाइब्रिड कहता है, उस मामले में ये ग्रैंड कॉन्टेंट का एम्परर हो सकता है, ये शायद सर किम। और किम का नाम सुनते ही उनमें से एक घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि वो व्यक्ति जिसने स्कॉटफिट को टेरराइज किया और फ्लैट फील्ड मैदानों में आग लगा दी? क्या सभी डीमंस के नाइटमेयर वो वापस आ रहा है? हम लोगों को अभी कुछ करना होगा। हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्लान की जरूरत है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो लोग तो इस कॉमर्स सिटी के बाहर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं और वो लोग चुपते हुए उस कॉमर्स सिटी के वॉल्स को देख रहे होते हैं। और इतने में किम वो शिकारियों से कहता है, मुझे ये मिशन सच में ही बहुत ही सिंपल लगा। शिकारियों कहता है, क्या आपका मतलब ये है कि पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय करना है? किम कहता है, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर की किसी भी सर्वाइवर्स को बच के जाने के देने का इच्छा नहीं है। शिकारियों कहता है, ओह अच्छा, मैं मानता हूँ कि आप इस ऑपरेशन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जिस पे किम कहता है, मैं सबका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ जबकि बैकअप टीम वो शहर की जांच करेंगी।
और तुम क्या करोगे? सिकारियो कहता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एम्पायर ने जो चीज मांगी है उसे मैं हासिल कर लूं। उसकी आवाज सुनने के साथ ही किम वो वहां से जाते हुए कहने लगता है, तो फिर चलिए इसको शुरू करते हैं। ऐसे कहते हुए ही वो एक जोरदार छलांग मारता है और वो सीधे ही आसमान में पहुंचते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने अपने आप को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है और वो सीधे ही वॉल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको आते हुए देख के वॉल्स के गार्ड कहने लगते हैं, यहाँ पर एक घुसपैठिया आ चुका है, अलार्म को चालू करो। और इतने में किम वो अपने मुंह में फायर ब्रीथ को रेडी करने लग जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही हम एक एरो को देखते हैं जो कि सीधे ही किम के फेस में लगता है और वहां पर एक कट लग जाता है। और किम जब मुड़ के देखता है उसके ऊपर किसने हमला किया है तो वहां पर देख पाता है कि वहां पर एक आर्चर टावर होता है और उस टावर में से एक आर्चर वो कहता है, डैम इट, मैंने तो उसके आई पर ही एम लगाया था। और उस आर्चर के एक और हमला करने से पहले ही किम वो अपनी पूंछ से एक हमला करता है और उसके पूंछ से हम देखते हैं कि दो मछलियां निकल के आती है और वो सीधे ही उस आर्चर के ऊपर काट लेती है और उस फिश के काटने के कारण वो आर्चर वहीं पर चिल्लाते हुए वहीं पर मर जाता है। और उसके मरने के साथ ही इस तरफ किंग वो बड़े ही डरावने अंदाज में कहता है, चलो तो फिर हम हमारी पार्टी को शुरू करते हैं, ड्रैगन ब्रीड। ऐसे कहते हुए वो फिर से अपने ड्रैगन ब्रीड को रेडी करने लग जाता है, लेकिन वो अटैक रेडी होने से पहले ही हम देखते हैं कि इतने में उसके मुंह पर ही एक सीधे एरो आकर लगता है, जिसके कारण उसका ड्रैगन ब्रीड वो उसके मुंह पर ही फंस जाता है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के वो सच में ही कंफ्यूज और हैरान होता है, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वो एरो फेंकने वाली ये और कोई नहीं, ये आना ही होती है। और इस तरफ घायल किम वो एना की ओर देखते हुए कहता है, और आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एना कहती है, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं सच में ही भूल गई हूँ? ये है मेरे भाई के लिए है, कमीने। और इस तरफ किम वो अपने मुंह से उस एरो को निकालता है और उस एरो को निकालने के कारण उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो एना की ओर देखते हुए कहता है, मुझे तो ये नहीं लगता है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा था, और आखिर तुम्हारा ये सब करने का मीनिंग क्या है? लेकिन एना वो इस तरफ उस एरो में एक और लोड करते हुए कहती है, तुम्हें अभी तक इसके बारे में समझ में नहीं आया है ना? और ऐसे कहते हुए ही वो उस एरो को शूट कर देती है और इस तरफ वो एरो जब किम के ऊपर हिट होता है हम देखते हैं कि वो तो किम के ऊपर पियर्स होकर वो सीधे ही आर पार हो जाता है। इतना जोखिम होने के बाद भी किम को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, मैं इस तरह के खरोच को ठीक करने के लिए सुपर जनरेशन का यूज कर सकता हूँ। वो इतना कहता है, इतने में एक और एरो सीधे ही उसके आंख में आके लगता है और उस एरो को लगते हुए देख के किम वो सच में हैरान होता है, जबकि हम उस एरो में देखते हैं कि किसी प्रकार की वह पर एक स्पेल कास्ट किया गया था और एना वो उस स्पेल को पूरा करते हुए कहती है, एक्सप्लोजन, जिसके कारण हम देखते हैं कि किम का हेड ही पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि किम का सिर ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब अभी उसका सिर उसके धड़ में ही नहीं रहा, या कह सकते हैं कि उसका सिर का तो नामो निशान ही नहीं रहा। जबकि आना वो ये सोचती है कि किम वो अभी मर चुका है और वो रोते हुए कहती है, मेरे भाई भी उसके जैसा ही मरा गया था, फिर भी मेरा बदला पूरा हो ही गया है और इससे मेरा भाई वो अब शांति से आराम कर सकेगा। और इस तरह हम किम का बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसका सिर वो फिर से उगने लग जाता है और वो उगते हुए वहां पर दो सिर हो जाते हैं। और एना तो ये समझ रही थी कि उसका रिवेंज वो कंप्लीट हो चुका होता है तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन किम की आवाज आती है और वो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? आना फुल फ्रॉम हेवन। और किम की आवाज सुन के आना वो हैरान हो जाती है और वो कहती है, लेकिन कैसे? मैंने तो तुम्हारे हेड को ही ब्लास्ट कर दिया था। किम कहता है, मुझे लगता है कि ये एक एन्चेंटेड एरो था, ये सच में ही एक एंटरटेनिंग लिटिल ट्रिक था, तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है जो कि तुम मुझे दिखा सकती हो, है ना? और इस तरह हमें पहले दिन को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही इस शहर के अंदर खुश आई होती है और वो कुछ सोल्जर को बातें करते हुए सुनती है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है और ये अभी साउदर्न वॉल की ओर है। और पहले दिन वो अपने मन में कहती है, मास्टर तो सभी के ही अटेंशन अपनी ओर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी वो अभी बहुत ही कमजोर या कह सकते हैं हड़बड़ा गई है, लेकिन आना वो कहाँ पर है? हम लोग तो यही मिलने वाले थे। वो इतना कहती ही है, इतने में उसे आसमान में एक जोरदार ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है और वो आसमान में किम को आना के साथ लड़ते हुए देख पाती है और वो इन दोनों को लड़ते हुए देख के कहती है, क्या ये तो आना है? और आखिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? और इस तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर किम वो एना को पूरी तरीके से निगलने के लिए आ कर चुका होता है, जबकि एना वो बॉडी एनहांसमेंट का यूज करते हुए वो सीधे ही उसके मुंह से आर पार होके निकल के सीधे ही किम के विंग्स पर लैंड करती है और वो किम के उन पंखों को पकड़ते हुए वो सीधे ही उनको चीर देती है। और इस छोटी बच्ची के पास इतना ज्यादा पावर होगा किसने सोचा था? और
किम के पंख उखाड़ने के कारण वहां से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है, जबकि किम भी एना की ऐसी पावर देख के हैरान होता है और वो दोनों ही आसमान में ही एक दूसरे से फाइट करने लग जाता है, जबकि इस तरफ नीचे सोल्जर्स कहने लगते हैं एक दूसरे से आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि उनमें से हमारा एनिमी कौन है और हमारा एलाई कौन है। और किम के बॉडी से तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खून गिर रही होती है और वो खून की छींटे जब उन सोल्जर्स के ऊपर आके गिरते हैं तो वो खून के बूंदे वो सच में ही एसिड की तरह थे और उनके बॉडी में एसिड गिरने के कारण वो सभी लोग ही चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और इस तरफ एना तो वह अपनी एक जोरदार पंच को रेडी करते हुए कहती है पल्वराइजिंग पंच। और किम के ऊपर जब वो पंच हिट होता है तो वो जोर से सीधे जाके धड़ाम से नीचे गिरता है और किम के नीचे गिरने के साथ ही वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जबकि इस तरफ एना वो उसे मारने के लिए सीधे फिर से ही उसके ऊपर बड़ी तेजी से जाने लगते हैं और वो उसी पंच से ही जब किम के ऊपर एक और बार हिट करने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही किम वो अपनी पूंछ से उसके ऊपर मारता है और किम के बस एक एतक लगते ही हम देखते हैं कि एना तो कई सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाके गिरती है और इतने जोर से लगने के कारण एना की हालत ही खराब हो जाती है और वो कहती है तुम एक मॉन्स्टर हो, मुझे लगता है कि मुझे इस आखिरी दाव को चलना ही होगा। टेम्पल ने मुझे मना किया था कि मैं इस पावर का यूज ना करूं ऑफिशियली जब तक मैं एक साइंटिस्ट न बन जाऊं, लेकिन खैर अब समय आ गया है। और इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि एना के हाथ में एक एनर्जी से बनी हुई एक किसी प्रकार की ग्लव बन जाती है और उन ग्लव को पाने के साथ ही एना वो फिर से उठ जाती है और ये वेपन जो कि अभी वो यूज कर रही है ये होता है साइंटिस्ट का वेपन मर्सीलेसनेस। और धुएं में से किम वो आते हुए कहता है क्या ये एक रिवेंज है उस शेप शिफ्टर के लिए, तुम सच में ही एक अच्छा शो कर रही हो, मैं मानता हूँ कि तुमको भी कुछ उतना ही एंटरटेनिंग मुझे भी दिखाना चाहिए। ऐसे कहते हुए ही वो फिर से बदलने लग जाता है, जबकि है ना वो अपनी ब्लेज पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए कहती है ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहने के साथ ही वो जब किम के ऊपर हिट करती है तो वो खुद ही हैरान हो जाती है क्योंकि इस तरफ किम ने तो खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक लड़की बना लिया होता है और उस लड़की को एना के इस अटैक को ब्लॉक करते हुए देख के एना वो अपने मन में कहती है उसने ब्लॉक कर लिया मेरे इस स्किल को बस एक हाथ से ही। ऐसे सोच के ही वो कहती है तुम एक औरत में क्यों बदल गए, क्या ये किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल अटैक है। जिस पे किम कहता है ओह ठीक है तुम्हें ये नहीं पता है कि ये कौन है और ये कोई साइकोलॉजिकल अटैक नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो अपने पंच को रेडी करते हुए वो सीधे ही एना के ऊपर हिट करती है और उस पंच के लगने के कारण हम देखते हैं कि एक सेकंड के लिए तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि अगले सेकंड ही वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और उसके एक जोरदार अटैक होने के साथ ही किम कहता है ये एक फिजिकल अटैक है। इतने में वहां पर पेलदीन भी पहुंच जाती है और वो किम के इस रूप को देखते हुए वो बड़ा ही हारने से कहती है वो फेस तो ये तो फॉर्मर साइंटिस्ट है, मास्टर तो फॉर्मर साइंटिस्ट एंजेला में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, क्या शेप शिफ्टर वाले लोग सच में ही ऐसा कुछ करने में भी सक्षम है। नहीं बिल्कुल नहीं, मास्टर केवल दूसरों को धोखा देने के लिए खुद को एक शेप शिफ्टर कहते हैं। मास्टर की रियल एबिलिटी तो वो जो भी खाते हैं उसके फिजिकल क्वालिटीज को वो उनके क्वालिटीज को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मर साइंटिस्ट में बदलने में सक्षम होने का मतलब तो ये होगा कि वो फॉर्मर सेंटेंस को भी उसने खा लिया होगा। इसका मतलब तो ये है कि मैं भी एक सेंट बन सकती हूँ अगर मैं एक को खा लूं। ये सब सोच के उसके मुंह से भी पानी निकलने लग जाते और वो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है। और इस तरफ तो एना की हाल बहुत ही बुरा हो चुका होता है और वो तो मरने के कगार पर होती है और उसको अब भी सांसें लेते हुए देख के किम कहता है क्या तुम अब भी जिंदा हो। गॉडेस के शहर के टेक्नोलॉजी से जो बॉडी तुम्हें मिला है वो सच में ही इम्प्रेसिव है, तो फिर चलो मैं तुम्हारा अंत अभी कर दूंगा। ऐसे कहते हुए ही वो उसे मारने वाला ही होता है, इतने में ही पेलेदीन उसे रोकने के लिए कहता है और वो एना और किम के बीच में आते हुए वो किम को रोकते हुए कहती है अब और नजदीक मत आओ, भले ही तुम मेरे मास्टर हो लेकिन गॉडेस के शहर के एक पेलेदीन के तौर पर मैं ऐसे ही चुप नहीं बैठूंगी अगर तुम उसे मार दोगे। किम कहता है ओह तुम ये कहना चाहते हो कि इस शिकार पर तुम्हारा अधिकार है। पेलेदीन कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। और पेलेदीन की यह बात सुन के किम कहता है तुम बात तो कर सकते हो लेकिन तुम इस तरह दिखने में बहुत ही कन्विंसिंग नहीं लगते। और किम की यह बात सुनकर पेलेदीन को कुछ भी समझ नहीं आता, जबकि हम पेलेदीन को देखते हैं जो कि आधी अधूरी बदल चुकी होती है और उसके मुंह से सच में ही बहुत ज्यादा लार टपक रही होती है। इसका मतलब साफ है कि वो एना को खाना चाहती है और ये बात जब वो भी समझती है और उसकी इंस्टिंक्ट इस तरह से काम कर रही है तो वो कहती है ओह ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। उसकी यह बात सुन के किम वो फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आते हुए कहने लगता है यदि तुमको अपने ट्रू नेचर का रियलाइज हो गया हो तो भी तुम
अपने वेजार इंस्टिंक्ट्स को संभाल नहीं सकती। और क्या तुम सच में ही डर रहे हो? जिस पे पहले दिन भी वो पहले जैसे होते हुए कहती है, मैं आपके जैसा नहीं हूँ मास्टर, मैं तो गोडेस के शहर का एक पेलदीन हूँ, ना कि एक मॉन्स्टर। उसकी यह बात सुन के किम वो एक हल्का सा मुस्कुराता है और उसके बाद वो पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है, अभी के लिए शायद ये हो सकता है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। वैसे भी वो इस हालत में तो कुछ समय तक मेरे रास्ते में तो नहीं आ सकेगी। ऐसे कहते हुए ही वो वहां से उड़ के चला जाता है, जबकि उसे जाते हुए पहले दिन देखते ही रह जाती है। और उसके जाने के बाद वो अपने मन में कहती है, सबसे पहले तो मुझे इसे वापस रिपोर्ट करना होगा। ऐसे सोचने के साथ ही वो कांटेक्ट करते हुए कहने लगती है, मैं हूँ प्योर क्रीड, यह एक इमरजेंसी है, सेंटेस कैंडिडेट वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, हम अभी तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ऐसे कहते हुए ही वो वहां से चली जाती है, जबकि हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है उन सभी लोगों को जो कि पहले बात कर रहे थे। वो लोग अभी तक इन सब चीजों को छुपते हुए वहां से सुन रहे होते हैं और इन सभी को होते हुए देख के वो हिप्पो कहता है, आखिर अब तक क्या चल रहा था, मैं तो उन्हें अच्छी तरह से देख भी नहीं पाया। और वो लोग जब उस पूरे शहर को ही अच्छी तरीके से देखते हैं, वो लोग कहता है, होली क्रैप, ये पूरा सिटी ही तो रूइंस में बदल गया है। इतने में उनके पीछे सिकारियो पहुंच जाता है और वो उनको मारने के लिए रेडी होते हुए कहता है, हाइब्रिड एलाइड नेशंस के फोरलैंड यूनिवर्सल कम्युनिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव सभी लोग यहाँ पर एक साथ ही मौजूद हैं। यहाँ पर सच में ही बहुत सारे हेड्स हैं जिन्हें की कलेक्ट कर सकते हैं। और वो लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सिकारियो उनको मारने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और उसके बाद सिर्फ वहाँ पर चीखों की ही आवाज आने लग जाती है। और सिकारियो वो बड़ी ही बेरहमी से उन सभी को ही गले काट देता है और उनके सिरों को काटने के साथ ही वो लोग इस वॉर को जीत चुके होते हैं। जबकि हमारा सीधे ही सीन वो ग्रैंड कैंटाइन में शिफ्ट होता है और एडवर्ड वो अपनी पब्लिक को ये भाषण देते हुए कह रहा होता है, हाइब्रिड एलाइड नेशन के साथ हमारी हुई इस वॉर में हम लोग इसमें विक्ट्री हासिल किए हैं। हम उन डीमंस के द्वारा कब्जा किए गए सभी चीफ एग्जीक्यूटिव्स को मारने में सक्षम थे और इसके साथ ही हाइब्रिड एलाइड नेशंस वो डीमंस के हाथों से आजाद हो चुका है और हालात अब बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुका है। और जिन लोगों ने भी इस वॉर के एफर्ट में कंट्रीब्यूट किया है, हम उन्हें एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। और एडवर्ड के इतना कहने के साथ ही सभी लोग ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, हम लोग इस जंग में जीत चुके हैं। और एडवर्ड के इस स्पीच को खत्म होने के साथ ही जब एडवर्ड जाने लगता है तो सिकारियो उसे कहता है, आपका ये स्पीच बहुत ही अच्छा था योर मैजेस्टी। एडवर्ड कहता है, ओह इसके लिए शुक्रिया और कांग्रेचुलेशंस जैकिन सिकारियो। एडवर्ड की इस बिहेवियर को देख के सिकारियो वो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो कहता है, माफ करिएगा लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया, और आखिर आप मुझे अपनी असली नाम से क्यों पुकार रहे हैं? जिस पे एडवर्ड वो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सर किम ने मुझे तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ बताया। मैंने सुना है कि तुमने ही इस वॉर में सभी को लीड किया है और अब से तुम यहाँ के कोई भी रॉयल असिस्टेंट नहीं रहे। और ये बात एडवर्ड ने सच में ही बहुत ही डरावने तरीके से कहा होता है और उसको ऐसे कहते हुए सुन के सिकारियो वो तो सच में ही डरने लग जाता है कहीं उसको मार न दिया जाए। और एडवर्ड कहता है, तुम एक मैसेंजर के रूप में बहुत कुछ जान चुके हो। ऐसे कहते हुए ही वो सिकारियो के उस मास्क को उतार देता है और वो कहता है, और अब से तुम ग्रैंड कॉन्टेन की आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल हो। मैं तुम्हारे फ्यूचर के अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में इंतजार करूंगा जनरल सिकारियो। ऐसे कहते हुए एडवर्ड तो वहां से चले जाता है, जबकि सिकारियो बाहरने से वहीं पर चेचू बन जाता है। इतने में उसके पास किम भी आते हुए कहता है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो सिकारियो। और उसे शाबाशी देने के बाद किम भी वहां से चले जाता है, जबकि सिकारियो वह भी वहीं पर चेचू बनते हुए ही रह जाता है और वो बड़े ही हारने से अपने मन में कहता है, मेरी रिटायरमेंट प्लान के बारे में क्या? मुझे तो लगता है सिकारियो की हालत भी लॉयड और ली की तरह ही हो गया है, जो कि अपने मरते दम तक काम ऐसे ही करते रहेंगे। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अना को दिखाया जाता है, जिसको कि ट्रीटमेंट तो कर दिया गया होता है लेकिन उसे अच्छी तरह से बांध दिया गया होता है ताकि वो वहां से कहीं भी भाग के ना जा पाए। इतने में वहां पर किसी की वॉइस की साउंड आने लगती है और वो कहने लगता है, कमेंसिंग वॉइस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर PP009001। एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट सिंडेस को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हो चुका है और अभी का एस्टिमेटेड डेंजर लेवल वो XXX है। हमारे टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लीक होने के ह्यूज रिस्क है और इसलिए प्रोडक्शन लाइन A और B को मिलाकर सेंटेंस को शीघ्र पूरा करना आवश्यक है। और सेंटेंस एना वो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लगती है, जबकि उसी समय रिसर्चर्स कहने लगते हैं, और अभी हमें सब्जेक्ट से इस मैटर के बारे में अप्रूवल लेना चाहिए। सेंटेंस कैंडिडेट एना फुल फ्रॉम हेवन, तो क्या तुम मुझे सुन सकती हो? और सेंटेंस वो अपनी सिर हिलाकर वो सहमति दे देती है, जबकि रिसर्चर्स कहने लगते हैं, जो कुछ भी हुआ इन सब चीजों के बारे में हमें सब कुछ ही जानकारी दे दी गई है, यही कारण है कि हम ये प्रोपोजल बना रहे हैं। और वो सेंटेंस के एकदम करीब आते हुए कहता है, क्या तुम एक मॉन्स्टर बनना नहीं चाहोगे? और उस रिसर्चर के बातों से हमें यह तो पता चल जाता है कि एना वो अभी पहले
वाली एना नहीं रही, बल्कि वो तो अब कुछ और ही बन चुकी है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किम को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, ग्रेट फॉरेस्ट के उन मॉन्स्टर्स और ड्रैगन्स, मैंने अब तक जो कुछ भी खाया है उनके फिजिकल एबिलिटीज को मिलाकर, और इसी प्रकार से ही मैं अपनी स्किल को यूटिलाइज यानी यूज करता हूँ। शायद यही कारण है कि मैं एक ग्रोथ वॉल को हिट कर चुका हूँ। जब तक कि मैं अपने बियॉन्ड इमेजिनेशन के उन क्रिएचर्स को कंज्यूम नहीं कर लेता तो मैं और ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता। और जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या मुझे गॉडेस से अपनी वो इच्छा पूरी करनी चाहिए जो इच्छा मैंने अब तक मांगी ही नहीं है, मुझे एक सुराग मिला। यह वो समय था जब मैं ट्रांसफॉर्म हो गया था सेंटिस में। अगर सेंटिस और एक और के बीच में उनके फिजिकल स्पेक्स से कंपेयर करें तो ऑर्क्स के फिजिकल स्पेक्स वो थोड़ी सी ज्यादा है। हाउएवर सेंटिस के मॉडिफाइड बॉडी के साथ वो प्रोसेस करती है एक ग्रेटर और एक एफिशिएंट पावर। क्या होगा यदि मैं सेंटिस के बॉडी को एक ड्रैगन में ट्रांसप्लांट कर दूं? यह पता लगा लेना ही लाभदायक होगा। ऐसा कहते हुए ही वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और वो ऐसा कर ही रहा होता है। इतने में वहां पर शिकारियों पहुंचते हुए कहता है, सर किम क्या आपने ये देखा? ये उस औरत के बारे में है। वो इतना कहता ही है, इतने में किम का वो हाथ ही ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब तो ये है कि जो चीज वो ट्राई करना चाहता था वो फेल हो चुका है। और किम शिकारियों से कहता है आखिर वो क्या है। और किम की ऐसी हालत देख के शिकारियों वो कुछ सोचते हुए कहता है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? किम कहता है ये कुछ भी नहीं है, मैं ये देख सकता हूँ कि तुमने अपने लिए एक नया यूनिफॉर्म बना लिया है। जिस पर शिकारियों कहता है, ओह एम्पर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने पद के अनुरूप अपना ड्रेस पहनूं। और वो एक पेपर दिखाते हुए कहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बार नजर डालो। और किम ने उस हाथ को फिर से रिग्रो कर लिया होता है और वो उसी हाथ से उस पेपर को उठाते हुए कहता है, एक न्यूज पेपर। मैं अभी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ करंट इवेंट्स के बारे में जानने के लिए। लेकिन इतने में वो किसी चीज को देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है, ग्रैंड कॉन्टेंट के लॉर्ड प्रोटेक्टर्स दी सोल डिसेबल पैलेडिन लियोन हैंड्स प्योर क्रीड वो अभी मर चुकी है। हमारे सीन सीधे ही दी ग्रैंड कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े न्यूज पेपर दी डेली एल्मवुड, मतलब उस न्यूज पेपर का नाम होता है दी डेली एल्मवुड। और वहां पर हमें फेलिना ग्रीनस्मिथ के ऑफिस पर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एम्बेकर और उसके साथ एक रिपोर्टर को देख सकते हैं जिसका की नाम होता है फेलिना ग्रीनस्मिथ। और ये भी एल्मवुड का ही एक रिपोर्टर होती है और वो एम्बेकर से पूछ रही होती है कि सो आप ये कह रहे हैं कि उस समय आप जहाज पर ही थे? जिस पे एम्बेकर कहती है, हाँ ये सही है, मैं फुललैंड वॉर के दौरान जहाज के ड्रिंकिंग वाटर का ही एक ऑफिसर थी। इससे पहले मैं लॉर्ड प्रोटेक्टर के लिए पोर्ट स्टील में एक गाइड का काम करती थी। मुझे एक्सक्लूसिव कवरेज मिल रही है, बढ़िया है। ऐसा सोच के ही वो कहती है, एक ड्रिंकिंग वाटर ऑफिसर, इससे पहले मैंने ऐसी पोजीशन के बारे में कभी नहीं सुना, क्या तुम विस्तार से इसके बारे में मुझे बता सकते हो? वो ऐसा पूछ ही रही थी, इतने में उसके ऑफिस में कोई घुस आता है और उस आदमी को यहाँ पर देख के फेलिना और एम्बेकर दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। और फेलिना कहती है, हम एक यहाँ पर एक इंटरव्यू के बीच में हैं और तुम कौन हो? जिस पे वो आदमी कहता है, मैं यहाँ पर ग्रीनस्मिथ नाम के किसी रिपोर्टर को ढूंढ रहा हूँ। फेलिना कहती है, वो मैं ही हूँ। और फेलिना की यह बात सुन के वो आदमी कहता है, ओह ऐसी बात है, तब तो ये बढ़िया है। ऐसे कहते हुए ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, जबकि फेलिना और एम्बेकर दोनों ही उसको देख के हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो एम्बेकर उसे देखते हुए कहती है, क्या सर किम? किम कहता है, मैं पहला दिन प्योर क्रीड के मौत के बारे में पूछने आया हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। और किम को यहाँ पर देख के माहौल सच में ही बहुत ही ठंडी पड़ जाती है और फेलिना सच में ही बहुत ही डर जाती है। और फेलिना वो डरते हुए अपने मन में कहती है, क्यों, क्या मैं उसके साथ ही उलझती रहूंगी? और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद फेलिना उन सभी डॉक्यूमेंट्स को किम को दिखा देती है, जबकि किम वो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहता है, गॉडेस का शहर का ही एक ऑफिसर का स्टेटमेंट, ग्रैंड कॉन्टिनेंट का लॉर्ड प्रोटेक्टर दी सोल डिसेबल पैलेडिन लियोन हैंड्स प्योर क्रीड वो मर गई है एक बैटल के दौरान। और वो इन सब चीजों को देखने के बाद वो कुछ सोचते हुए फेलिना से कहता है, क्या तुम श्योर तो हो ना कि गॉडेस के शहर ने उसके मौत को डिक्लेयर कर दिया है? फेलिना कहती है, मुझे यकीन है कि ये बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि आमतौर पर यह डिक्लेयर कर दिया जाता है कि पैलेडिन वो मिसिंग हो चुकी है लेकिन मौत नहीं। और इस तरफ किम वो अपने मन में कहता है, वो मर नहीं सकती और गॉडेस के शहर भी कभी भी उसके जैसे एक एक्सेप्शनल को कभी भी डिस्पोज नहीं कर सकते। वो लोग कुछ तो करने के प्लान बना रहे हैं। और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को किम लेके जाके सीधे ही एडवर्ड को दे देता है और एडवर्ड इन सब को पढ़ते हुए कहता है, अचानक से एक मौत का डिक्लेरेशन, दाल में कुछ तो काला है, यहाँ पर गड़बड़ तो है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ ब्रदर, मैं इस टॉपिक पर कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। यहाँ पर एंडलेस फाइल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है स्टेट अफेयर्स के बारे में। एक वॉर के चलते मैं इन सभी को संभाल नहीं सका, मैं ये सब अकेले कैसे कर सकता हूँ? इस पर कोई भी ठोस जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये टेम्पल का मामला है। तुम क्या कहते हो
हो कि हम अभी भी इस पर नजर रखें। उसकी बात पूरी भी नहीं होती इतने में किम कहता है, तुम जितने बिजी हो ऐसा लगता है कि हमारे प्लान के अगले स्टेज पर आगे बढ़ने में अभी भी कुछ समय लगेगा। और किम को इतने गुस्से में देख के एडवर्ड उसके तो फट जाती है, लेकिन किम वो उसको कुछ भी नहीं करता और वो मुड़ के जाते हुए कहने लगता है, रहने भी दो, मैं इससे निपट लूंगा। और वैसे भी मेरे पास कुछ ऐसा है जिन्हें मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें समुद्र में एक जहाज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक ब्लैक लिजर्ड को देखते हैं। और ये ब्लैक लिजर्ड और कोई नहीं, ये हमारा किम ही होता है। और वो वहाँ पर खुद से ही कहने लगता है, द लैंड ऑफ लिजर्ड मैन, एलाइट नेशन ऑफ रूट मैच। अगर मैं वहाँ पर उड़ के जाता तो ये और भी ज्यादा तेज होता, लेकिन ये प्रैक्टिकली हर किसी को ही एक संदेश देने के जैसा होगा कि ग्रैंड कॉन्टिनेंट का लॉर्ड प्रोटेक्टर यहाँ पर आ गया है, इसलिए जहाज को ही यह काम करना ही होगा, भले ही इसमें कुछ ज्यादा ही समय लगे। ये एक अनएक्सपेक्टेड वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन मुझे ये एडमिट करना ही होगा कि कुछ शांति और मौन का आनंद लेना भी इतना बुरा नहीं है। इतने में उनके पीछे से एक पायरेट्स का जहाज आने लग जाता है और उस जहाज को देखते हुए बाकी लोग घबराते हुए कहने लगते हैं, यहाँ पर तो पायरेट्स आ गए हैं। और वो पायरेट उनको देखते हुए कहता है, देखो तो हमारे यहाँ क्या है, कुछ गरीब बदकिस्मत कमीने, सरेंडर करो और सब कुछ मुझे एक आंख वाले मार्गन को सौंप दो। वो इतना कह ही रहा होता है, इतने में उन पायरेट्स के ऊपर एक फायरबॉल से अटैक हो जाता है और उस फायरबॉल के लगने के साथ ही उस जहाज में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ऐसे कुछ होते हुए देख के वो सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग उस लिजर्ड मैन को देखने लग जाते हैं, यानी हमारे किम को देखते हैं, जिसके मुंह से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। और उसको देखते हुए बाकी के लोग भी कहने लगते हैं अपने मन में, क्या लिजर्ड मैन वो ऐसा कुछ करने में भी कैपेबल है। हमारा सीन सीधे ही दी अलाइड नेशन ऑफ रूट मार्च के पोर्ट पर दिखाया जाता है और उस शहर का नाम होता है स्मूथ शोर, जहाँ पर किम आ चुका होता है। और वो अपने चारों ओर देखता है और वो देख पाता है कि यहाँ पर तो चारों ओर ही लिजर्ड्समैन होते हैं। और उनको देखते हुए वो कहता है, ये लिजर्ड्स तो यहाँ पर रेंग रही है। ग्रेट फॉरेस्ट के सभी लिजर्ड्समैन वो सभी ही दिखने में एक जैसे लग रहे थे, जबकि यहाँ के सभी लिजर्ड्समैन वो दिखने में मुख्तलिफ है। सबसे पहले मुझे कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होगी। लिजर्ड्समैन के हेड का उनका कभी भी इससे पहले एक ऑफिशियल अपीयरेंस नहीं रहा है और बस इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। अभी मुझे बस वही करना है जो मैं कर सकता हूँ। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन सीधे ही एक हफ्ते के बाद स्मूथ शोर के मेयर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो टेबल में हाथ पटकते हुए कहता है, आखिर इन सब का माजरा क्या है। एक वीक के अंदर ही 5 विलेजेस वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसके बावजूद क्या हमारे पास अभी भी इस मिस्टीरियस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और जिस बंदे ने ये रिपोर्ट किया था वो बंदा कहता है, नहीं सर, हमारे पास कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं उस चीज के फिजिकल एपिडेंस को लेकर, लेकिन हम यह पता लगाने में सफल रहे कि वो मॉन्स्टर अगला कब हमला करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो मॉन्स्टर स्वम्प माइन से ट्रेवल करेगा, यानी दलदलों से होकर ट्रेवल करता है। मेयर कहता है, अलर्ट कर दो माइंस को वहां से इमीडिएटली इवैक्यूएट करने के लिए और वहां पर एडवेंचरर्स को भेज दो और ये मेक श्योर करना कि वो सभी बेस्ट हो। और मेयर के इतने अनाउंस करने के साथ ही हमारा सीन कुछ समय बाद रूट मार्च के स्वैम्प माइंस के ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर को हर्ट करने के लिए कई सारे एडवेंचरर्स वहां पर पहुंच गए होते हैं। और जो बंदा उन एडवेंचरर्स को लीड कर रहा था वो बंदा कहता है, सभी लोग सावधान रहो, यह मॉन्स्टर अपनी नजर में आने वाली हर चीज को ही मार डालता है। यदि तुम लोगों में से कोई भी इसे देखता है तो सिग्नल तुरंत ही दे देना। वो इतना कहता ही है, इतने में एक शार्क करके उसे दबोच लेता है और वो उसे लेकर सीधे ही स्वैम्प के अंदर चला जाता है। और ऐसा कुछ होते हुए देख के बाकी सभी एडवेंचरर्स वो सभी यही चौंक जाते हैं, जबकि उनमें से एक कहने लगता है, क्या वो एक शार्क है और आखिर एक स्वैम्प यानी दलदल के अंदर एक शार्क कैसे है। ऐसे कहते वही उनमें से एक मैजिशियन वो अपना एक स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, रॉक पिलर। और उस मेज के मैजिक के करने के साथ ही उस शार्क के ऊपर एक मैजिक सर्कल अपीयर होने लगता है और अचानक से पानी के नीचे से ही एक पिलर अपीयर होता है और उस शार्क को हवा में उछाल देता है। और उस शार्क ने तो पहले ही उनके लीडर को पूरी तरीके से निगल चुका होता है।